हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग एक बहुत ज़रूरी वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम लोग बात करेंगे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा कराए गए 2024 में पीसीएस मेंस की जो पेपर्स थे उनको एनालिसिस करेंगे। आगे की जो स्ट्रेटजी है खासकर लोअर पीसीएस वालों के लिए और अपर पीसीएस वालों के लिए उसको देखेंगे, जो 2025 में प्रिपेयर कर रहे हैं अपर पीसीएस के लिए और लोअर पीसीएस के लिए। तो उन लोगों के लिए क्या कुछ है, कैसे आपको तैयारी करनी है, कहाँ पर चेंजेस करने की ज़रूरत है, कहाँ पर गलतियां इस बार बच्चों ने की हैं। मेरी बहुत सारे बच्चों से बात हुई मेंस वालों से, तो काफ़ी सारे बच्चे बहुत नर्वस हैं, बहुत ख़राब पेपर हुआ ये भी है कई सारे बच्चों का। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत कॉन्फिडेंट है, उनका कहना है ठीक है उतना अच्छा नहीं हुआ एक्सपेक्टेड, बट ठीक था पेपर, ऐसा था कि निकल जाएगा, तो उनके लिए इंटरव्यू कॉल आएगी ऐसा उनको लगता है। तो ऐसे अलग अलग तरह के बच्चे थे। फिर इसके बाद नीचे लास्ट में देखते हैं यूके पीएससी वर्सेस यूके ट्रिपल एससी कौन बेहतर है। एक खबर आई कि एक सेंटर में कम से कम 1000 बच्चे जो थे उन्होंने पेपर नहीं दिया। ठीक, 1000 बच्चों ने पेपर छोड़ दिया। सेंटर मतलब हल्द्वानी से शहर में ही था, अलग अलग सेंटर होंगे, तो हल्द्वानी शहर की ये थी कि लगभग 1000 बच्चे जो है कम से कम उन्होंने पेपर छोड़ दिया। कुछ ने पहले पेपर के बाद छोड़ा, कुछ ने दूसरे पेपर के बाद छोड़ा, और कुछ ऐसे महान थे जिन्होंने 7 पेपर दिया और 8वां पेपर छोड़ दिया, ऐसे भी बच्चे थे। तो ऐसे बच्चे मैक्सिमम वो हैं जो यूके ट्रिपल एससी की तैयारी करते हैं। ठीक है, यूके ट्रिपल एससी की तैयारी करते हैं और सारे पेपर भर देते हैं, मतलब पीसीएस का भी भर दिया, एफआरओ आया तो वो भी भर दिया, कुछ और आया तो वो भी भर दिया, और अंततः फिर क्या होता है कि आपके ये 7-8 दिन यहाँ वेस्ट हुए, आपने यहाँ वेस्ट कर दिया 7-8 दिन, उसके बाद आपकी यूके ट्रिपल एससी की तैयारी पे भी असर पड़ा और लास्ट में आपका पीसीएस भी नहीं हुआ, तो आप बीच में रह गए। ऐसे बच्चे बहुत सारे हैं। अब आप ये सोचोगे कि भाई हम लोग पेपर देंगे और हर एग्जाम निकाल लेंगे, तो ऐसा नहीं है। आपको एक ग्रुप सी का पेपर भी निकालना है तो आपको स्पेसिफिकली उसी ग्रुप सी के पेपर की ही तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आप सोचते हैं कि मुझे आईएएस की प्रिपरेशन करनी है तो आपको आईएएस की ही करनी पड़ेगी। वो जो एक कॉन्सेप्ट है कि भाई आईएएस की तैयारी करोगे तो ग्रुप से निकल जाएगा, बेवकूफ़ी है। सबका सिलेबस अलग है, सबका पैटर्न अलग है, सबके तैयारी करने का तरीका अलग होता है। अगर आप आरओ की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं कि आप आईएएस निकाल लोगे, या फिर आप मान लीजिए वेटनरी ऑफिसर की तैयारी कर रहे हो तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरा तो जो है कनिष्ठ सहायक में आराम से हो जाएगा। सबका अलग अलग पैटर्न है, सबका अलग अलग महत्व है, सबका पढ़ने का तरीका अलग अलग है। 50 जगह हाथ मत डालो। ये मत सोचो कि यूके ट्रिपल एस सी आ रहा है ये भी हम लोग कर लें, ठीक है, यूके पीएससी आ रहा है ये भी कर लें, उत्तर प्रदेश पीसीएस आ रहा है वो भी भर लें, बिहार पीसीएस आ रहा है वो भी भर लें, और उसके बाद आईएएस है वो भी भर रहे हैं, तो मतलब एक साल में कम से कम 12 दिन जो है आप एग्जाम देने में बिजी रह रहे हो। तो ऐसा मत करना, ठीक है, 12 एग्जाम आप दे रहे हो ऐसा मत करना। दोनों ही बेहतर हैं। अगर आप यूके ट्रिपल एस सी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसे ही करो, उसे ही कंटिन्यू करो, उसमें आप एक जॉब ले लो, उसके बाद आगे प्रिपरेशन आप करते रहना, ठीक। क्योंकि यूके ट्रिपल एस सी का पैटर्न भी आसान नहीं है, उसमें बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है, उसको अगर आप पढ़ोगे तो काफ़ी टाइम आपका निकल जाएगा। वैसे ही अगर आप यूके पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसके साथ आप क्या कर सकते हो, मान लो आप पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसके साथ आप आरओ की प्रिपरेशन भी कर सकते हो, और थोड़ा बहुत अगर बहुत हो गया तो एफआरओ की प्रिपरेशन कर सकते हो, क्योंकि लगभग प्री सेम है। मेंस में थोड़ा अंतर है, प्री लगभग लगभग सेम है। लेकिन इन सब में कॉमन क्या है कि सब में आपको लिखना पड़ेगा, राइटिंग आपको सब में करनी पड़ेगी। यूके ट्रिपल एससी में क्या है, राइटिंग वाइटिंग का कोई चक्कर नहीं है, छोड़ दो राइटिंग वाइटिंग, मारो गोली, बस एक पेपर निकालो और नौकरी पा जाओ। वहाँ पे भी लेवल 7 की पोस्ट, लेवल 6 की पोस्ट, 5 की पोस्ट, ऐसी पोस्ट आ रही हैं, तो काफ़ी अच्छी अच्छी पोस्ट वहाँ पे भी आ रही हैं। तो इसलिए दिल छोटा ना करते हुए फालतू में यहाँ वहाँ टाइम वेस्ट मत करो। अगर आपको छोड़ना ही है मेंस, आपका मेंस बिल्कुल ही प्रिपेयर नहीं है, तो मेरे ख्याल में प्री भी मत दो, ठीक है। तो आगे देखते हैं। जो इस बार का पीसीएस का पेपर था उसके पैटर्न को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि पैटर्न कैसा आया था। इजी क्वेश्चन, लगभग 70 नंबर के क्वेश्चन ऐसे थे, 70 मार्क्स के, जो कि बहुत इजी थे, हल्के क्वेश्चन थे, जिसमें आपसे तिलाड़ी कांड इस टाइप का, रवाई कांड, तिलाड़ी कांड इस टाइप के पूछ लिए, या गरीबी की समस्या क्या है, ठीक है, उत्तराखंड में ईटीसी ईटीसी, बहुत हल्के हल्के प्रश्न आपसे पूछ लिए। इजी टाइप के 70% थे, हर किसी एग्जाम 70 क्वेश्चन थे, हर किसी एग्जाम में आप देखोगे तो ऐसे मिलेंगे आपको। जीएस 1 में भी थे, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 6 तक सब में इस प्रकार की थे। और उसके बाद निबंध जो था, निबंध में भी कुछ टॉपिक बहुत हार्ड थे, बट काफ़ी ऐसे टॉपिक थे जो करने लायक थे। तो आपका ईजी पेपर था, ये पेपर में बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था, मतलब कंपोनेंट बहुत हार्ड नहीं था, क्वालिटी पेपर की ठीक थी, बट फिर भी 35% क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत ईजी थे, हर किसी को आने चाहिए। अगर एक पीसीएस लेवल का बच्चा है तो उसे फंडामेंटल राइट क्या होता है ये आना चाहिए, जीडीपी क्या होती है ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब उसको ये पता होना चाहिए कि जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो रहे हैं, यूएनएफ ट्रिपल सी जो हो रहा है, ठीक है, यूएनएफ ट्रिपल सी, इन सब के बारे में उसको पता होना चाहिए। अगर ये पता नहीं है तो फिर आप पीसीएस का एग्जाम मत दो, ठीक है, आप छोड़ दो तैयारी।
तो इजी लगभग 70 मार्क्स का था, 35% क्वेश्चन थे, इजी थे। मीडियम आपका 72 मार्क्स का था, लगभग 36% क्वेश्चन ऐसे थे जो कि आपके मीडियम टाइप के थे, मतलब करने लायक थे, अगर थोड़ा सा पढ़ोगे तो हो जाएंगे। जैसे करंट में कोई स्कीम थी, ठीक, गौरा ऐप थी, इस तरह के जो थे, जितने भी थे, गौरा शक्ति ऐप थी, इस तरह के जो थे थोड़ा हम लोगों ने मीडियम में रखे, मॉडरेट टाइप के थे, तो इस तरह के क्वेश्चन भी किए जा सकते थे। अब आती है तीसरी बारी हार्ड की। इनका बहुत ज़्यादा नहीं था, 29% क्वेश्चन ही ऐसे थे जो बहुत हार्ड थे, अदरवाइज 71% ऐसा था जो इजी टू मॉडरेट टाइप का पेपर था, यानी कि पेपर किया जा सकता था। 71 में से अगर आप मान लो 60% भी आपने ठीक कर दिया, यहाँ से 29 में से अगर 10% भी ठीक किया, तब भी आप 65-70% के आसपास मार्क्स ला सकते थे। लेकिन अब कई सारे बच्चे जो हैं उन्होंने थोड़ा सा इसको मिस कर दिया, ठीक। 29% में ऐसे क्वेश्चन थे जैसे कोई स्पेसिफिक रिपोर्ट पूछ दिया और इस रिपोर्ट के क्या क्या कंपोनेंट थे, इस तरह का पूछ दिया। स्पेशल एक्ट कोई पूछ दिया, उस एक्ट के अंदर क्या था ये पूछ दिया, तो इस तरह के हम लोग थोड़ा टफ मानेंगे। ऐसा कुछ जो आज से 3 साल 4 साल पहले घटा था और वो पूछ दिया, तो कई सारे बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा, उसको हम टफ मान लेंगे। तो हार्ड आपका 29% है, ईजी 35% है, मीडियम आपका 36% है। जो कि इससे पहले ऐसा होता था कि आपका जो इजी वाला कंपोनेंट है वो लगभग 40-45% तक आपका इजी पूछ लेता था, ठीक है। आपका जो मीडियम वाला है ये लगभग आपका 30% पूछ लिया करता था, मीडियम में 30 से 35% तक मीडियम पूछ लिया करता था। तो कुल मिलाकर आपका 75 से 80% आपका पेपर बहुत ईजी हो जाता था, और बचता था लास्ट में आपका 15 से 20% ऐसा था जो टफ रहता था। तो इस बार ट्रेंड चेंज हुआ है। अब आगे देखते हैं क्या पूछ रहा है इस बार, क्या ट्रेंड चेंज हुआ। पहली चीज, डीप नॉलेज आपकी चेक की जा रही है, बहुत हल्की हल्की नॉलेज आपसे नहीं पूछी जा रही है, आपसे जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डीप पूछे जा रहे हैं, डीप क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। डीप का मतलब है कि आपसे अंदर घुसकर क्वेश्चन पूछे गए हैं, थोड़ा सा डीप पूछा गया है। और दूसरी चीज, जितना भी आपका सिलेबस है उस सिलेबस में जितने भी कंपोनेंट हैं, मान लो 10 कंपोनेंट हैं, तो उसने सबको थोड़ा छू लिया है। कहीं से भी ऐसा नहीं हुआ कि मान लो पहले ऐसा होता था, एक टाइम ये भी आता था कि भाई 50% अगर आप सिलेबस छोड़ भी दो, 50% पकड़ के चलो, तो उसी 50% से सब कुछ फंस जाता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। पिछली बार के 2020 से पहले के जो आईएएस टॉपर है उनसे आप पूछना तो लोग कहते हैं कि भाई हमने मिडिवल हिस्ट्री नहीं पढ़ी, ठीक है, मिडिवल हिस्ट्री मेरी उतनी अच्छी नहीं है, एनिशियंट हिस्ट्री मेरी उतनी अच्छी नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन कम आते थे, मॉडर्न हिस्ट्री मेरी बहुत अच्छी थी, मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन फंसते थे और मेरे फंस गए, मेरा हो गया सिलेक्शन। बट अब क्या है, भले वो यूपीएससी हो, यूकेपीएससी हो, पीसीएस हो, कहीं पे भी हो, थोड़ा सा अंदर घुस के क्वेश्चन पूछता है, ठीक, नए नए प्रश्न पूछता है। पीवाईक्यू जो आपके हैं वो पीवाईक्यू अब आपके कम रिपीट होते हैं रिपीट तो होते ही, जाहिर सी बात है कि जो 35% आपके इजी क्वेश्चन है उसमें पीवाईक्यू आएंगे, लेकिन कम रिपीट होते हैं, रिपीटेशन कम है। तो इसका मतलब है थोड़ा सा आपको अंदर घुस के पढ़ना पड़ेगा, सोर्सेस ऐसे लेने पड़ेंगे जिन सोर्सेस में थोड़ा ज़्यादा दिया गया है, थोड़ा अधिक चीज़ें आपके पास हैं, क्योंकि आप जाहिर सी बात है 100% पढ़ोगे तो 100% पढ़ने के बाद उसको 100% को आप कन्वर्ट तो नहीं कर दोगे मार्क्स में, 100% जाकर एग्जाम में लिख भी नहीं दोगे। 100% में मान लो 50% आप लिख पाए, 50% आपका उड़ गया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो ये 100% आप पढ़ते थे इसको आपको 200% पढ़ना पड़ेगा, ठीक, आपको यहाँ बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि अपने सोर्सेस को रिवाइज करने की जरूरत है, डीप नॉलेज आपको चाहिए। दूसरा, फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चन। कई सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने क्वेश्चन किए, समझे, पढ़े, सब कुछ था, लेकिन वहां पे जो क्वेश्चन की फ्रेमिंग थी इस तरह से की थी, यानी कि जो लैंग्वेज है क्वेश्चन की, ठीक है, जो लैंग्वेज है क्वेश्चन की वो ऐसी थी कि उस लैंग्वेज ने बच्चे को परेशान कर दिया। उदाहरण के तौर पर एक क्वेश्चन आया था जिसमें पूछ क्या रहा था, वो सिंपली ये पूछ रहा था कि भाई आपका जो सिस्टमेटिक वायलेंस होती है वो क्या होती है, सर ऐसा कुछ क्वेश्चन था, लेकिन उसमें उसने 3 लाइनें पूछ दी, ठीक है, 3 लाइनें पूछी, ये उसमें किसी जो दार्शनिक था उसका भी नाम दिया और उसके बाद लास्ट में पूछा वायलेंस के बारे में। तो इस तरह के प्रश्न बच्चों को आते भी थे, लेकिन जब पहली नज़र में पढ़ा तो कॉन्फिडेंस गिर गया, बच्चा घबरा गया, घबराने के बाद उसके कम से कम 20% क्वेश्चन वैसे ही गलत हो गए, आने वाले क्वेश्चन भी वो गलत कराए या आने वाले क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किए। यानी कि पहली नज़र में जो पेपर देखकर बड़ा आसान लगता था पहले, अब वो थोड़ा सा ऐसे फ्रेम कर रहा है कि बहुत छोटी बात भी पूछनी है तो उसको 3 लाइन 4 लाइन में घुमा घुमा के पूछता है, पहले एक स्टोरी से सुना रहा है, उसके बाद आखिरी में क्वेश्चन पूछ रहा है, अदरवाइज बच्चा उसको देखकर डर रहा है। तो आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है कि क्वेश्चन की फ्रेमिंग अब टफ टाइप की रहेगी, जैसे यूपीएससी पूछता है। यूपीएससी में जो फ्रेमिंग रहती है कि भाई छोटी सी बात भी होगी तो वो सीधे सीधे नहीं पूछेगा, उसको घुमा के पूछेगा, उसको फंडामेंटल राइट, जैसे इस बार फंडामेंटल राइट का क्वेश्चन आया था तो उसने सीधे नहीं पूछा फंडामेंटल राइट का, 19A शायद मेरे ख्याल में पूछा गया था, तो ये जो पूछा था उसने बहुत घुमा के पूछा, ठीक है। वैसे ही डीपीएसपी का था वो भी घुमा के आया था क्वेश्चन, तो इसीलिए बच्चों को टफ लग रहा था, अदरवाइज क्वेश्चन आसान थे बट फ्रेमिंग बहुत टफ थी, तो फ्रेमिंग क्वेश्चन की बहुत टफ हो रही है। करंट इज नॉट करंट,
करंट जो है अब करंट नहीं रह गया। हम लोग को लगता था पिछले जितने भी पीसीएस होते थे, 2 साल का आपने करंट पढ़ लिया, मैक्सिमम बता रहा हूँ, 2 साल का करंट पढ़ लिया तो आपका करंट सारा का सारा कवर हो जाता था। इसीलिए मैंने इस बार 2024 के करंट से मुझे लगता था बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, बट 2024 के करंट ना पूछ के उसने कहाँ पूछ दिया, करंट का दायरा बढ़ा दिया, 6 से 7 साल पुराने क्वेश्चन भी उठा के ला गया। 2019 में जो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने जो अमेंडमेंट किया था वो पूछ दिया। 2017 का एक क्वेश्चन पूछा था, जो ये गौरा शक्ति ऐप थी, ये मेरे ख्याल में 2022 की है, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो 6-6, 5-5 साल पुराने पूछ दिए, यानी कि करंट अफेयर का दायरा भी बढ़ाने की जरूरत है, खासकर मेंस में। प्री में तो आज भी वही हो रहा है कि 2 साल अगर आपने पढ़ लिया, 1.5 साल, मुश्किल से 1.5 साल या 2 साल मान लो, 1.5 साल 2 साल आपने पढ़ लिया तो आपका सारा का सारा प्री तो कवर हो जाता है। बट मेंस में क्या है, मेंस में आपको थोड़ा अंदर जाने की जरूरत है। अब जो है आपको पिछले 4-5 साल में जितने भी इवेंट हुए हैं, मेन से इवेंट हुए हैं, उनको एक नज़र में देख लेना। यानी कि मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कुल मिलाकर कि सिलेबस के जितने भी टॉपिक हैं उनको हल्का फुल्का देख कर जाना। दूसरी चीज़ जो है, पिछले 4-5 साल में जितने भी इवेंट हुए हैं उनको हल्का हल्का देख लेना। ज़्यादा नहीं भी देखोगे, बहुत डीपली नहीं भी पढ़ोगे, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट 8-10 पॉइंट आपको उनके पता होने चाहिए। कोई भी एक्ट निकला हो, ठीक है, कोई भी अमेंडमेंट किया गया हो, कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी आई हो, कोई भी स्कीम आई हो, उसके 8-10 पॉइंट पिछले 5-7 साल के सारे देख लेना। ठीक, आगे यूपीएससी वर्सेस पीसीएस। अब यूपीएससी वर्सेस पीसीएस मतलब ये है कि अगर आपने यूपीएससी का पेपर देखा, ठीक है, तो आपको एक ट्रेंड समझ में आ जाएगा कि पीसीएस में क्या क्वेश्चन पूछेगा। यानी कि जो यूपीएससी के टफ क्वेश्चन, हल्के क्वेश्चन हैं, वो पीसीएस पूछ रहा है अपने यहाँ पे टफ क्वेश्चन की कैटेगरी में, और वो कॉपी कर रहा है। ये बात मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपने क्या करना है, पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यूपीएससी के पेपर देख लेना, उनसे आपको बहुत राहत मिलेगी, बहुत कुछ समझ में आएगा। जैसे समुद्र वाला क्वेश्चन था कि समुद्र में बहुत सारे क्या हैं आपके, सी में क्या है, बहुत सारे आपके रिसोर्सेस हैं, उन रिसोर्सेस के बारे में ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। भूस्खलन वाला बहुत बार रिपीट हुआ है। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं यूपीएससी में, और जो रिपीट होते हैं फिर उसको क्या करता है, पीसीएस अपने यहाँ डाल देता है। तो पीसीएस की प्रिपरेशन भले ही कर रहे हो, बट यूपीएससी मेंस के पेपर देख लेना एक बार, क्योंकि मेन सोर्स वही है, गंगा वहीं से बहती है सारी की सारी, फिर नीचे को बाकी धाराएं आती है, मेन हिमालय वही है, यूपीएससी है, ठीक है। वहीं से फिर आपका पीसीएस जो होता है वहीं से जल ग्रहण करता है। अगला, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड आपका होना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड का मतलब ये है कि आपसे जितने भी क्वेश्चन आप देखोगे जीएस 1 से लेकर 6 तक, उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात की गई है। पहली बात, महिलाओं की स्थिति कैसे सुधारोगे, वुमेन एम्पावरमेंट कैसे करोगे, अपने व्यूज दो। दूसरा, आपका गरीबी कैसे खत्म करोगे, अपने व्यूज दो। तीसरा, अपना बेरोजगारी कैसे खत्म करोगे। चौथा, उत्तराखंड में जो जो समस्याएं पर्यटन की वो लिखो। पांचवा, ईटीसी ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके आए थे, युवाओं से संबंधित, महिलाओं से संबंधित, दलितों से संबंधित। और इसीलिए आपको अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है वो बढ़ाना होगा, यानी कि जितनी भी प्रॉब्लम वर्तमान समय में है उनको पढ़ लेना। जैसे बेरोजगारी है, महिलाओं की स्थिति है, दलितों की स्थिति है, और सांप्रदायिकता है, सांप्रदायिकता से भी क्वेश्चन आया था, ठीक है, उससे भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो इन सारी चीज़ों को, इन सारी प्रॉब्लम्स को आप एक बार देखो। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं अपनी, ठीक है, साइंटिफिक प्रॉब्लम्स हैं, जैसे एआई से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आई थी आपकी, एआई की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या सॉल्यूशंस हैं, वो सब देने हैं। तो ये आप पूरे पेपर को देखो 1 से लेकर 6 तक, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हुए हैं उन क्वेश्चंस में से कम 30-40% क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रॉब्लम सॉल्विंग ही है, कि भाई इसको ऐसे सॉल्व करोगे, इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको कैसे सॉल्व करोगे। तो जितनी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस होते हैं उनको देखना, अपने आसपास की, अपने वर्तमान की समस्याओं की एक लिस्ट बना दो। 10-15 समस्याओं से ज़्यादा समस्याएं इस टाइम पे है भी नहीं इंसान के पास, उन्हीं 10-15 से परेशान चल रहा है, उनकी लिस्ट बनाकर उनके सॉल्यूशन लिख लो एक जगह पर, और एग्जाम देने जाओ, 40% पेपर कर लोगे आराम से। यानी कि पीसीएस भी अब उस प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड की तरफ बढ़ रहा है, उस प्रॉब्लम सॉल्विंग पैटर्न की तरफ बढ़ रहा है जो यूपीएससी पिछले 10 साल से फॉलो कर रहा है। इसीलिए यूपीएससी बहुत प्रिडिक्टेबल हो गया। अगर यूपीएससी आप देखो, प्री जो है टफ है, बट मेंस बहुत प्रिडिक्टेबल है, ठीक, क्योंकि वो हमेशा वही घुमा घुमा के 8-10 क्वेश्चन पूछता है। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन इस बार हुआ है। आप लोग अगली बार देने जाओगे तो जितनी भी प्रॉब्लम्स आपके सामने आपको दिखती हैं, उत्तराखंड में है, जितनी भी वर्ल्ड में है, उन सब प्रॉब्लम्स की एक लिस्ट बना लेना। 25-30 प्रॉब्लम्स होंगी, उनके सॉल्यूशन लिख लेना सारे के सारे, और वो जाकर एग्जाम में टाप दोगे। 40% आंसर, क्वेश्चंस के आंसर आपको वहीं मिल जाएंगे, और इतने नंबर आपके आराम से आ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राइटिंग इज द की, क्वेश्चन मार्क लगा दिया इसके आगे, ठीक है। राइटिंग इज द की, क्या राइटिंग ही एक की है एग्जाम निकालने की, या ये ओवर हाइप्ड है? ये ओवर हाइप्ड चीज़ है,
कैसे लिखें, क्या नहीं लिखें, कितना लिखना है, कितना कुछ करना है, सारी चीज़ ओवर हाइप्ड है, जो कि टॉपर्स के द्वारा और कोचिंग्स के द्वारा बनाई गई है। राइटिंग करना कोई बहुत बड़ी तोड़ा चीज़ नहीं होती, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं होती। आप जाओगे, आपको नॉलेज है, आपके हाथ में दर्द है, आपका हाथ फ्रैक्चर है, तब भी आप पकड़ कर कुछ ना कुछ घिस के आओगे। आपको पता ही नहीं है, आपका हाथ सही भी है, आपको सब कुछ पता है, आपकी राइटिंग स्किल अच्छी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी आप मतलब नहीं लिखोगे। ठीक है, तो लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। अगर आप लास्ट के 2 महीने भी अच्छे से लिख लोगे, यानी कि आप 3 घंटे में अपना पेपर पूरा कर ले रहे हो, तो सही बात है। उसमें कोई बहुत राइटिंग का मतलब नहीं होता। आप की पॉइंट, कई बार तो ऐसा होता है, कई में मैं देख रहा था यूकेपीएससी पिछले साल की कॉपी है, इसमें की पॉइंट लिखे थे बच्चे ने। ठीक है, मतलब लैंग्वेज नहीं लिख दिया उसने, केवल की पॉइंट लिख दिया, थोड़ा बहुत डेटा वेटा डाल दिया, उसको मार्क्स दे दिए। मतलब अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 10 नंबर में से 6 नंबर भी ऐसे, 7 नंबर भी ऐसे दे दिए गए। तो राइटिंग बहुत बड़ा इशू है ही नहीं। आप जो ये सोचते हो ना राइटिंग मेरी खराब है, या मैं राइटिंग नहीं कर पाता हूँ, मैंने बहुत सालों से राइटिंग नहीं की है, तो राइटिंग का तो इशू है ही नहीं। इशू क्या है, मेन चीज़ यह है, मेन प्रॉब्लम यह है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए। आपको नॉलेज होगी, आप मरते मरते भी लिख कर आओगे। अगर आपको नॉलेज ही नहीं है, आपको पता ही नहीं उस चीज़ में, तो आप लिख ही नहीं पाओगे। तो मेन चीज़ जो राइटिंग इज द की है, कि भाई बहुत ज़्यादा इस पर हाइप दी जा रही है, बच्चे कतई कोचिंगों के पीछे भाग रहे हैं, लिखते लिखते, दौड़ते दौड़ते, तो उससे कोई मतलब नहीं बनता। इस बार आप देखोगे कितने अच्छे अच्छे आंसर लिखने वाले बच्चे थे, जो कि इस बार क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, उनकी हालत बहुत ख़राब है। और कई सारे बच्चे ऐसे भी, इनकी राइटिंग भी अच्छी नहीं थी, बहुत बेसिक बेसिक लिखते थे, लेकिन अच्छा कर गए। तो इसका मतलब ये है कि लिखने के ऊपर बहुत एम्फेसाइज नहीं करना है, बहुत जान नहीं देनी लिखने के ऊपर। लास्ट के 2 महीने में भी लिखोगे तब भी काम चल जाएगा, हल्का फुल्का आपको लिखना आता है तब भी आपका काम चल जाएगा। आपकी राइटिंग बहुत खराब है, आप बहुत बेकार लिखते हो, तब भी मान लो आपके 20, 25, 30 नंबर का आपको नुकसान हो जाएगा, लेकिन बाकी नंबर आप गेन कर सकते हो। तो इसीलिए लिखना, बेसिक्स लिखने के आपको पता होनी चाहिए, आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए हल्का फुल्का। बाकी आप कैसे भी लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, क्या नहीं लिख रहे हो, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे आप इंट्रो, आपको बड़ा नहीं लिखना है, आपको टू द पॉइंट चीज़ें लिखनी है, बच्चों वाली चीज़ें हैं जो आप सीख लोगे। तो इसीलिए उस पर ध्यान ना देते हुए पढ़ने पर ज़्यादा ध्यान दो। लिखने में आप थोड़ा सा अगर लेट भी तैयारी शुरू करोगे, 3 महीने भी अगर लास्ट में दोगे, तो 3 महीने में आप बहुत अच्छा लिख लोगे। 5-6 टेस्ट सीरीज लगा लेना, वहाँ पे आपको सारी कमियां पता चल जाएंगी। क्वालिटी के लगाना, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी से भी लगा रहे हो। ठीक है, आगे ये आ गया पहले का। ठीक, तो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे लगा इस बार के पैटर्न में परिवर्तन आया है। जो अब की बार है, उत्तराखंड जो है आपका अच्छा पूछ रहा है, और अगली बार उत्तराखंड और हार्ड आएगा। लोअर पीसीएस वाले देखकर चलना कि उत्तराखंड और हार्ड होगा आपका। ठीक है, लोअर पीसीएस वालों का, क्योंकि मेंस पहले हो जाएगा मेरे ख्याल में, अपर पीसीएस वालों का अब मेंस अगली बार 2026 में ही होगा। 2025 में मेरे ख्याल में मेंस अब होने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि 2025 में नोटिफिकेशन आएगा अपर पीसीएस का, तो 2026 में लगभग लगभग होगा। लोअर पीसीएस वालों का हो सकता है कि इसी साल मेंस हो जाए। तो लोअर पीसीएस वालों के लिए खतरे की घंटी है कि अब आपसे बहुत ही अच्छे खासे सवाल पूछे जाएंगे। अब आपसे वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे कि भाई उत्तराखंड में चंद राजाओं की संस्कृति बता दो। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे, या इस तरह के क्वेश्चन बताना कि लाखों डियार कौन सी नदी के तट पर है उसके बारे में लिखो, उस तरह के क्वेश्चन कम आएंगे। ठीक, तो कुल मिलाकर काफ़ी कुछ सीखने वाला पेपर था, क्वालिटी पेपर आ रहा है, जान लगा दो, कंपटीशन बहुत है। कंपटीशन कहाँ पे है? ठीक, अगर आप ऐसे देखो, ये मान लो ये एक पिरामिड, मान लो पिरामिड लग नहीं रहा बट है, अगर ये पिरामिड मान लेते हो, तो यहाँ पे कंपटीशन बहुत कम है। नीचे की तरफ आप देखोगे तैयारी करने वाले लाखों बच्चे हैं, उसमें से फिर पेपर देने वाले में कुछ और कम हो जाते हैं, फिर उसके बाद निकालने वाले और कम हो जाते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, जो मेंस देंगे वो और कम होंगे, जो मेंस में अच्छा प्रदर्शन करेंगे वो और कम होंगे। ठीक, जो मेंस निकालेंगे फिर वो और कम होंगे, फिर फाइनल जो इंटरव्यू वाले होंगे बहुत कम होंगे। यानी कि कुल मिलाकर अगर 100 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, तो इन 100 बच्चों में से 90% बच्चे ऐसे हैं जो कि सीरियस हैं ही नहीं, है जो बहुत मेहनत नहीं कर रहे हैं। केवल 10% बच्चों के बीच में ही कंपटीशन है, तो कंपटीशन आपका बहुत ही कम है, बहुत कम कंपटीशन है, इसी क्रीम के बीच में कंपटीशन है। बाकी ये 90% बच्चे जो हैं ये मतलब कोई घूम रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई कंफ्यूज चल रहा है, किसी को पता ही नहीं कि मुझे यूके ट्रिपल एस देना है कि यूके पीएससी देना है। कई सारे बच्चे जो हैं वो अपनी जॉब अगर है उनके पास, तो उसी जॉब में सेटिस्फाई हो पा रहे हैं, उसी से टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, कई अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी में परेशान हैं, कई लोग जो हैं बुक लिस्ट अपनी फाइनल नहीं कर पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो ऐसे बच्चे हैं जिनके पास सारे सोर्सेज जिन्हें इकट्ठा कर लिए हैं, जो गंभीरता के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, केवल 10 बच्चे हैं, और यही 10 बच्चे जो होंगे, इन्हीं 10 बच्चों में से लास्ट में 2-3 सीटें जो होंगी वो यही 10 बच्चों में से लेकर जाएंगी। बाकी कंपटीशन बहुत कम है, 90% कंपटीशन में है ही नहीं। ठीक है, तो आप लोग पढ़िएगा, कोई दिक्कत आती है तो आप बताइएगा, आप शेयर कर सकते हैं, आप कमेंट करके बताइएगा, कोई और प्रॉब्लम आपके सामने आती है तो। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, ध्यान रखें आप लोग अपना। धन्यवाद।